ठीक है। If you will know what is the biological effect of radiation, then you can able to protect yourself from radiation hazard, and even you will protect your patient also. तो इस चीज की जानकारी आपको बहुत ज्यादा होनी चाहिए कि हम खुद का तो बचाव करें ही रेडिएशन हैजार्ड से, साथ में हम अपने पेशेंट का भी प्रोटेक्शन कर सके। ठीक है, यहां पे मेंशन किया गया है कि सोमैटिक और जेनेटिक इफेक्ट आयोनाइजिंग रेडिएशन का होता है, प्रिंसिपल रेडिएशन के प्रोटेक्शन का, और एलरा है ना, एज लो एज रीजनेबल अचीवेबल। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है और ये AERB के नियम के अनुसार भी मैंडेटरी है, वहां पे इसको लागू किया गया है और इसको हमको फॉलो करके चलना है। तो ये सारी चीज को आइए समझते हैं विस्तार से। सबसे बढ़िया से इसको मैं बताता हूं, ठीक है। तो पहले मैं बड़ा हो जाऊं। हाँ, अब देखिए यहाँ पे बायोलॉजिकल इफेक्ट, रेडिएशन के क्या क्या बायोलॉजिकल इफेक्ट है। We can group biological effect of radiation on people into somatic and hereditary effect। हम लोग बांट सकते हैं, है ना, बायोलॉजिकल इफेक्ट को, एक तो सोमैटिक और दूसरा हेरिडेटरी। सोमैटिक का मतलब हुआ बॉडी से रिलेटेड, सोमा। तो सोमैटिक इफेक्ट जो है ना, ऑल बॉडी में जहां पर भी रेडिएशन से नुकसान हो रहा है, जो प्रॉब्लम हो रहा है, उसको हम लोग सोमैटिक इफेक्ट कहेंगे। और इसके अलावा हेरिडेटरी इफेक्ट क्या है कि हेरिडेटरी इफेक्ट वो हुआ जो उसके ऑफ स्प्रिंग में आया। अगर मान लीजिए कोई पीड़ित होता है तो उसके उसके जीन में वो प्रॉब्लम है, अब जो उसका जो बेबी होगा उसमें वो आ जाता है। तो एक हो गया सोमैटिक इफेक्ट और दूसरा हेरिडेटरी इफेक्ट हो गया। यूजुअली हेरिडेटरी इफेक्ट गोनैड्स पे प्रभाव पड़ने से होता है। अब रही बात कि ये गोनैड्स एक्चुअली में क्या है, तो गोनैड्स पुरुष में टेस्टिस और महिलाओं में ओवरीज होता है। ठीक, चलिए जरा सा आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ सोमैटिक, वो व्यक्ति जो सोमैटिक इफेक्ट से सफर कर रहे हैं, सोमैटिक इफेक्ट से, बाई एक्सपोज्ड पर्सन, वेयर एज हेरिडेटरी इफेक्ट डोंट अपीयर अंटिल लेटर। वी विल लुक एट हेरिडेटरी इफेक्ट फर्स्ट एंड देन सोमैटिक इफेक्ट। तो हम लोग सोमैटिक इफेक्ट और हेरिडेटरी इफेक्ट दोनों को देखेंगे। मेरे पास एक नोट्स है, यहाँ पे भी कुछ दिया हुआ है, इसमें भी इफेक्ट के बारे में जरूर चर्चा होगी। एटीन्यूएशन हो गया, मैं दिखा रहा हूं। इफेक्ट ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन है। ठीक है, आइए 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 आगे आते हैं। एक हो गया जेनेटिक इफेक्ट, ठीक है, और एक हो गया सोमैटिक इफेक्ट। देख रहे हैं ना, सोमैटिक इफेक्ट, ब्लैक पेन ले लेता हूं मैं। Somatic effect of radiation. The word somatic is taken from soma, which means the part of an organism or other than reproductive cell. Reproductive cell को छोड़कर, यानी कि स्पर्म सेल और ओवा सेल को छोड़कर, एंड ओवम को छोड़कर, को एक्सक्लूड करने के बाद हम जिस भी इफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं वो सोमैटिक इफेक्ट में आ जाता है। जब आयोनाइजिंग रेडिएशन किसी इंसान के बॉडी पर एक्सपोज होता है, ह्यूमन बॉडी में रेडिएशन हैजार्ड होने लगता है। जब आयोनाइजिंग रेडिएशन एक्सपोज होता है किसी इंसान पे,
तो वहां पे क्या होता है कि रेडिएशन हैजार्ड होता है, रेडिएशन से होने वाले नुकसान, जिसको हम लोग रेडिएशन हैजार्ड कहेंगे। ठीक है, ये किस तरह के नुकसान हो सकते हैं? नुकसान ऐसे होते हैं जिसमें एक होगा कैटरैक्ट। ठीक है, कैटरैक्ट का मतलब होता है कैटरैक्ट ऑफ द आई। इसका मतलब क्या होता है? मोतियाबीन। कैटरैक्ट का मतलब क्या होता है? मोतियाबीन। कैटरैक्ट में क्या होता है कि आंख के लेंस पे क्लाउडी टाइप का हो जाता है और विजन काफी ब्लर हो जाती है। ठीक है, दूसरा एनीमिया, बोन मैरो को प्रभाव करेगा रेडिएशन, और इंसान को दूसरी चीज होगी जिसको हम लोग अनीमिया के नाम से जानते हैं। तो एक तो कैटरैक्ट होगा रेडिएशन की वजह से, दूसरा आंख में होगा कैटरैक्ट, फिर एनीमिया हमारे ब्लड की कमी, डेथ ऑफ ऑर्गन सेल, हमारे शरीर के अंगों के सेल की डेथ होने लगती है, उसका नेक्रोसिस होने लगता है। इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के जितने इफेक्ट हो रहे हैं हमारे बॉडी में, एक्सेप्ट एक्सक्लूडिंग, इफ यू विल एक्सक्लूड द रिप्रोडक्टिव सेल इफेक्ट, एंड if you will study rest of the biological hazard caused by X-ray radiation or any ionizing radiation is said as somatic effect. Now we will discuss about the genetic effect. हम लोग अब चर्चा करेंगे जेनेटिक इफेक्ट के बारे में कि ये जेनेटिक इफेक्ट में क्या होता है। Genetic effect of the radiation are those that occur in the descendants, that occurs in the descendants, ठीक है, of a parent, ठीक है, descendants of a parent whose DNA molecule are modified due to ionizing radiation, which particularly affect the male or female gonads, है ना। ठीक है, गोनैड सेल रिजल्टिंग जीन म्यूटेशन, इसके कारण क्या होगा? जीन म्यूटेशन होगा, जीन में बदलाव आएगा, म्यूटेशन होगा। म्यूटेशन आज के डेट में आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। कोरोना में क्या हो रहा है? म्यूटेशन हो रहा है, बदलाव हो रहा है ना, चेंज हो रहा है उसके जीन में। तो उस तो यहां पे भी जीन म्यूटेशन होगा, एक नॉर्मल कंडीशन से एबनॉर्मल कंडीशन डेवलप करेगा। नया जो स्पर्म सेल बनेगा या एग सेल बनेगा तो उसमें ये प्रॉब्लम आएगी। जो विक्टिम एक्सपोज्ड होते हैं रेडिएशन से, तो उनका जो एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल चेंज होता है वो इफेक्ट किया जा सकता है, और वो हम उसके होने वाले बच्चों में ही पाएंगे कि उसका जो बच्चा हो रहा है वो किस तरह का पैदा हो रहा है। इसको कहते हैं डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी ऑफ द चाइल्ड, जैसे कि बच्चे में बोन की डिफॉर्मिटी हो जाए, है ना, बोन की डिफॉर्मिटी, डिफॉर्मिटी ऑफ द बोन, डिफॉर्मिटी ऑफ द बोन।
डिफॉर्मिटी, ठीक है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, बॉडी का सही से डेवलप नहीं करना, जेनेटिक इफेक्ट रेडिएशन से, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अब देखिए एक चीज और देखिएगा कि जापान है, जापान, हिरोशिमा में क्या है, जापान है, ठीक है। तो वहां बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना, है ना। तो अभी भी वर्ल्ड वार के समय जो ब्लास्ट हुआ था उससे जो रेडिएशन निकले उसका प्रभाव अभी भी देखने को मिलता है। उसमें जो म्यूटेशन हुआ जिसके वजह से अभी भी जो बच्चे हो रहे हैं वो लंगड़े लूल्हे या किसी तरह का डिफॉर्मिटी के साथ वो पैदा आ रहे हैं, ठीक है। तो रेडिएशन अगर किसी को जेनेटिक इफेक्ट कराएगा तो उसके में तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगा, लेकिन उसके होने वाले बच्चे में वो प्रॉब्लम होगा। वो बच्चा जो है हो सकता है कि उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। वाटा टी। वाह, ठीक है, ओके। नाउ हम लोग आगे आते हैं, एक्यूट इफेक्ट ऑफ द रेडिएशन। रेडिएशन का कुछ एक्यूट इफेक्ट भी होता है, यानी कि जो रेडिएशन का शुरुआती इफेक्ट होगा ना उसको एक्यूट कहेंगे। अच्छा, बीमारी में भी दो तरह की बीमारी होती है, जो भी बीमारी अभी हो रही है और जो बीमारी बहुत दिन तक चल रही है तो उसको कहते हैं क्रोनिक। तो जो इफेक्ट एकदम तुरंत हुआ, जो प्रभाव तुरंत हुआ उसको कहेंगे एक्यूट इफेक्ट। जैसे मैंने अभी चाय पिया तो इसका इफेक्ट जो है तुरंत हुआ, वो कहेंगे एक्यूट इफेक्ट। Acute effect of radiation is the instant effect observed after the exposure of radiation such as radiation sickness। इसमें रेडिएशन सिकनेस हो सकता है। कोई बंदा गया एक्सरे कराने, एक्सरे करने के दौरान जो रेडिएशन उसके बॉडी में पड़ा विक्टिम के, उसके कारण जो है उसको रेडिएशन से होने वाली सिकनेस होने लगी, उसको हम लोग रेडिएशन सिकनेस कहेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं, अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो ऑब्जर्व करते हैं हम लोग बॉडी में, ऑब्जर्व किया जाता है। ये रेडिएशन जो ये एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी बॉडी, उसके कारण इंसान को सिक कर देता है, बीमार कर देता है, उसको हम लोग रेडिएशन सिकनेस कहते हैं। रेडिएशन सिकनेस जो है एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है, या इसको रेडिएशन पॉइजनिंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चलिए यहाँ का तो सीनरी खत्म हुआ, अब आते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम लोग थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के इधर आते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज आप लोगों आपने देखी, सोमैटिक इफेक्ट, सम सेल्यूलर बायोलॉजिकल, सेल्यूलर बायोलॉजी, तो बायोलॉजी तो आप जान ही रहे, क्या डीएनए होता है, क्या सेल होता है, ये सारी चीज आप जान रहे हैं। जीन म्यूटेशन में क्या होता है कि जो बदलाव होता है ना उसको हम लोग कहते हैं जीन म्यूटेशन। हेरिडिटरी इफेक्ट जो आप कैरी करके अपने आने वाले संतान को देते हैं, ठीक है। कुछ माइस के एक्सपेरिमेंट के बारे में भी बता रहा है। हेरिडेटरी रिस्क रेडिएशन से, रेडिएशन से जो हेरिडेटरी रिस्क होती है उसके बारे में भी हम लोग हेरिडेटरी रिस्क के बारे में ही चर्चा कर रहे थे। फ्रॉम द जनरल पॉपुलेशन, risk of serious hereditary ill health in baby conceived after radiation of either parent is essential। इसके ऊपर एक मैं आप लोगों को ये भेज देता हूं, मैं व्हाट्सएप खोलता हूं, एक मिनट। WHATS व्हाट्सएप, एंटर, जस्ट वेट एक मिनट। तो एक बहुत बढ़िया चीज मिल जाएगा कि कितना रेडिएशन डोज देना, कितना रिकमेंडेड डोज है। तो इसको मैं निकाल लेता हूं तुरंत और आप लोग के साथ शेयर करता हूं, और वो पीडीएफ मैं आप लोगों को दे भी दूंगा, ठीक है। अच्छा है वो, इसीलिए मैं निकाल रहा हूं उसको।
इसको डाउन करते हैं, चलिए डाउनलोड। ये खुलने दीजिए, समय लगाएगा। रेडिएशन देख लेते हैं खुलेगा कि नहीं। ये डाउनलोड हो गया है कहीं पर, तो मैं आपको भेज दूंगा, उसमें वही चीज दी गई है, ठीक है। अब कहीं पे जाके ये डाउनलोड हो गया होगा, तो हम डाउनलोड्स में देख लेते हैं एक बार। ओपन, हाँ ये आ गया। यहां पर कुछ दिया हुआ है, मिशन ऑफ AERB इंटरनेशनल, ये सब ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पे देखिए डोज लिमिट दी हुई है, डोज लिमिट दी हुई है। और यहां पर देखिएगा क्या दिया हुआ है, बहुत काम का है ये। यहां पे दिया गया है कि एक प्रेग्नेंट महिला यदि है, एक प्रेग्नेंट महिला जॉब कर रही है, जो रेडियोग्राफर का काम कर रही है ना। प्रेग्नेंट महिला क्या है, रेडियोग्राफर है। तो उसमें डिक्लेरेशन की गई है कि प्रेगनेंसी के दौरान 1 मिली सीवर्ट, है ना, ऑन द एम्ब्रियो फीटस शुड नॉट एक्सीड। तो बच्चे पे, मां के वॉम्ब के बच्चे पर भी कंसीडर किया गया है, लेकिन 1 मिली सीवर्ट रेडिएशन को कंसीडर किया जाता है कि बच्चा के लिए वो इतना टॉलरेबल है उसके फीटस के। अब यहां पर देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि इफेक्टिव डोज, है ना, एक्यूपेशनल एक्सपोजर, जो लोग काम करते हैं, व्यवसायिक हैं, होल बॉडी में 20 मिली सीवर्ट पर ईयर पड़ना चाहिए, ठीक है। और पब्लिक में एक्सपोजर 1 मिली सीवर्ट पर ईयर पड़ना चाहिए। तो ऑब्वियसली यहां पर जो है मैक्सिमम डोज को एक्सीड ईयरली के हिसाब से नहीं करना चाहिए, नहीं तो पब्लिक के लिए वो हानिकारक है, और हमारे और आपके लिए 20 मिली सीवर्ट जो है ये माना गया है, ठीक है, कि पर ईयर 5 साल तक के लिए उतना रेडिएशन, 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, और 30 मिली सीवर्ट इन अ सिंगल ईयर, 150 मिली सीवर्ट इन अ ईयर। तो क्या होगा कि लेंस ऑफ आईज के लिए ये बताया गया है। और एक्सट्रीमिटीज में थोड़ा ज्यादा है कि हमारा एक्सट्रीमिटीज में 500 मिली सीवर्ट इन अ ईयर अगर पड़ेगा तो हम उसको झेल सकते हैं। तो कोई चीज ज्यादा सेंसिटिव होती है, कोई चीज कम सेंसिटिव होती है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर, यहां पे जो हेरिडेटरी दिया हुआ है ना, हेरिडेटरी दिया हुआ है, हाँ, फॉर जनरल पॉपुलेशन में रिस्क जो सीरियस हेरिडेटरी इल हेल्थ का होता है बेबीज में, कंसीव्ड आफ्टर द इरिडेशन के बाद अगर कंसीव करते हैं, ऑफ आइदर पेशेंट इज एस्टिमेटेड टू बी 1% पर, ठीक है। If risk number include not only baby born in the first generation, but also those born in the future generation from these parent, the risk apply the total exposure of parent from age 0 until to the final child is conceived. अगर माँ बाप को रेडिएशन पड़ता है और उस पे अगर किसी तरह के जेनेटिक रेडिएशन होते हैं, तो जाहिर है उसके या तो स्पर्म सेल डैमेज होंगे, ये तो मैं लिख रहा हूं दिखाई दे रहा है, देखिए तो, जी सर दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए यहां पर रेडिएशन जो है, if damage
ठीक है, गोनाड्स, देन या तो स्पर्म सेल एब्नॉर्मल होंगे या ओवा एब्नॉर्मल होंगे। दोनों में से कोई भी मदर में एब्नॉर्मेलिटी और फादर के रिप्रोडक्टिव सेल में एब्नॉर्मेलिटी हो, उससे होने वाली जो संतान है वो 0 एज से ही पीड़ित होगी, क्योंकि वो फैक्ट्री गड़बड़ा चुकी है जो स्पर्म सेल या ओवा सेल को बना रही है। इसी बात को यहां पर कह रहा है। अब इसने जेनेटिक इफेक्ट को बारे में पहले चर्चा की। जेनेटिक इफेक्ट बताने के लिए इसने बहुत सारा आगे में बात को लिखा है जो जनरल बायोलॉजी का है, ठीक है ना। जनरल बायोलॉजी की चीज जैसे कि नेचुरल म्यूटेशन क्या होता है, जीन म्यूटेशन को समझिए क्या होता है। फिर सेल बायोलॉजी की कुछ बात की गई है, सेल डिवीजन के बारे में बताया गया है जो कि एक नॉर्मल चीज है, लेकिन बायोलॉजिकल रिस्क आती है। 2 भागों में बांटा गया, एक को हम लोग जेनेटिक कहेंगे और सोमैटिक कहेंगे। तो इसने पहले जेनेटिक पे चर्चा किया है, फिर सोमैटिक पे चर्चा की। 1 मिनट स्पीकर ऑन कर लीजिए, ऑफ कर लीजिए प्लीज। स्पीकर म्यूट कर लीजिए, म्यूट। जब किसी तरह का सवाल करना होगा ना, तब आप स्पीकर ऑन कर सकते हैं। लाइए आप लोग का फोटो भी खींच लेते हैं, ठीक है। रीजॉइन, देखिएगा सबका नाम आ रहा है, हम अपना नाम काट देते हैं, आप लोग का नाम रहना चाहिए क्या। ये तो ना सारा कचरा इंद्रजीत दुबे जी सर। देखिए आपका अटेंडेंस बन गया, अखिलेश चौधरी का अटेंडेंस बन गया, अलका कुमारी, फलक नाज, मोहम्मदुर रहमान और सुधीर सेन। इतने सारे लोगों का अटेंडेंस बन चुका है, यानी कि 7 पार्टिसिपेंट है, ठीक है। चलिए, अच्छा एक चीज और हम आप लोग को फ्रीडम देते हैं। आप लोग चूंकि ऑनलाइन में ही पढ़ पा रहे हैं, ऑफलाइन में तो आप लोग नहीं आ पाते थे। आप लोग को जो चीज समझना है, ये अपने बुक से जो चीज समझना है, यही टाइम है, आप पूछ लिया कीजिए। आप कागज में लिख करके फोटो खींच के मेरे को पर्सनल भेज दिया कीजिए। सुबह में तो क्लास जब स्टार्ट होगा तो उस समय हम पढ़ा देंगे उस चीज को भी। ये तो पढ़ा ही रहे जो सिलेबस का है, जो रूटीन में डाला है, लेकिन रूटीन में भी तो और सब सब्जेक्ट होता चला गया, लेकिन आप लोग नहीं आ रहे थे, समय पार होता गया। उसमें से भी कुछ अगर पूछना हो आप लोग जरूर पूछिएगा, तब मैं बताऊंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। अब आते हैं सोमैटिक, हाँ, और अब आते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म सोमैटिक इफेक्ट में। सोमैटिक, सोमा यानी कि बॉडी, सोमैटिक सेल्स are the cells of your body other than reproductive cell. They can damage in variety of way. ये बहुत सारे तरीके से डैमेज कर सकते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी का जो सेल है, ये डैमेज कैसे होगा। आपको एक लाठी कोई मार देगा तो डैमेज होगा, कोई साइकिल वाला धक्का मार देगा तब भी डैमेज होगा, ठीक है। और अगर हम गिर जाएंगे तब भी डैमेज होगा, ट्रॉमेटिक इंजरी। तो डैमेज बहुत तरीके से होता है। एक तो केमिकल से, हाथ पर तेजाब गिर जाएगा तो क्या डैमेज नहीं होगा, बिल्कुल होगा। बायोलॉजिकल होगा, फिजिकल एजेंट से भी होगा, लेकिन एक और चीज है जिसकी वजह से होता है, जिसका नाम है आयोनाइजिंग रेडिएशन। जिसका नाम क्या है, उसका नाम है आयोनाइजिंग रेडिएशन। और हम लोग आयोनाइजिंग रेडिएशन की ही चर्चा कर रहे हैं। यहां पर जो बॉडी के सेल डैमेज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन, बट देयर आर डिफरेंट वेज, अलग अलग वे है जिसकी वजह से बॉडी के जो सेल रहते हैं वो डैमेज होते हैं। जो इफेक्ट होता है डैमेज होने का आयोनाइजिंग रेडिएशन से, वो 2 तरह का होता है। एक होता है शॉर्ट टर्म और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म। एक होता है शॉर्ट टर्म और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के मतलब कि कुछ समय तक पीड़ा आपको है, फिर धीरे धीरे आप रिकवर करने लगे। लॉन्ग टर्म
बहुत लंबे समय के लिए, जिसको हम लोग क्रोनिक कह सकते हैं, ठीक। डिपेंडिंग ऑन द मीन्स एंड सिवियरिटी ऑफ एक्सपोजर, ये डिपेंड करता है कि ये जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है इसका प्रभाव कितना तगड़ा हुआ है, वो कितना सीवियर एक्सपोजर आपके बॉडी पर पड़ा है या हल्का एक्सपोजर पड़ा है, ठीक है, दोनों बात आ जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो रेडिएशन एक्सपोजर के होते हैं वो इंक्रीज करते हैं, चेंज होता है, और चेंज होने से क्या होता है कि रेडिएशन में कॉज कैंसर आल्सो। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर, रेडिएशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर ड्यू टू विच ए पर्सन may develop any type of cancer such as leukemia, blood cancer or any other type of cancer. सोमैटिक सेल में म्यूटेशन और कैंसर का होना, आइए इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं स्क्रॉल कर लेता हूं, ये वाला, ये पूरा पॉइंट मुझे बताना है, ठीक है। और हम लोग के पास है 10 मिनट्स, 40 और 10 50, ठीक है, ओके। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो सोमैटिक सेल के जो म्यूटेशन होते हैं, है ना, और कैंसर, लॉन्ग टर्म सोमैटिक इफेक्ट is the damage of cell that are continuously reproducing। जो लॉन्ग टर्म का सोमैटिक इफेक्ट होता है वो उस सेल को डैमेज करता है जो कंटिन्यूअसली रिप्रोड्यूस होने वाले सेल हैं। मरे फिर नया बना, बना फिर नया बना, ठीक है। ये सारे सेल बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं रेडिएशन से और एनी चेंज, जैसे कि मान लीजिए कि ये जो किताब है इसको मैंने गंदा कर दिया और यहाँ पर मैंने एक सिग्नेचर कर दिया, ठीक है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो क्या हुआ, अब इसका जो बच्चा पैदा होगा, इसका जितना स्क्रीनशॉट लीजिए सब ऐसे ही डैमेज आएगा। लेकिन पहले तो ये एकदम कोरा कागज था, लेकिन इसको मैंने लाल पेन रंग करके इसको डैमेज कर दिया। यही चीज होता है कि सेल एक बार अगर डैमेज हो जाता है, उसमें अगर उसमें किसी तरह की भी एबनॉर्मलिटी आती है, म्यूटेशन होता है, तो म्यूटेट करने के बाद उसमें जो बदलाव आता है तो उससे डेवलप होने वाले जो सेल होंगे वैसे ही होते चले जाएंगे, उसकी कॉपी होती चली जाती है, ठीक है। तो एबनॉर्मल के कारण एबनॉर्मल हो, मैं तो बोलता हूं मर ही जाए, एबनॉर्मल पैदा करने से अच्छा होगा कि वो सेल की मृत्यु हो जाए, ना कि उसमें म्यूटेशन हो, ठीक है। द सेल्स आर मोस्ट सेंसिटिव टू रेडिएशन, सेल हमारे रेडिएशन से बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। Changes made in parent cell chromosome structure will be transmitted to its daughter। ये कैसे होता है इसको मैं जरा सा दिखाता हूं, मैं इसमें दिखाता हूं नोट्स वाले में, है ना। चलिए आगे आते हैं, इसमें जरूर होगा, इसको मैं पहले क्लीन कर लूंगा, ठीक है। इसमें तो बहुत चीज दिया हुआ है, डिटरमिनिस्टिक एस्पेक्ट और ये हाँ, यहां से देखिए 7 मिनट है ना, इसमें बता देते हैं क्लियर कैसे होगा। क्लियर ड्राइंग, क्लियर और ड्राइंग्स कट। चलिए, रेडियोलाइसिस, रेडियोलाइसिस ऑफ वाटर, रेडिएशन कॉज रेडियोलाइसिस ऑफ वाटर। हमारे बॉडी का जो सेल है, जैसे यहां पर सेल के डैमेज की बात बता रहा है ना, कहा गया किताब, है ना, कि इसमें म्यूटेशन होगा, कैंसर होगा, ट्यूमर, ये सब लटर पटर, ये सब पहुंचने के पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले रेडियोलाइसिस अकर इन द इंट्रासेल्यूलर वाटर, जो हमारे सेल के अंदर वाटर है, हमारा जो सेल्स है, हमारे बॉडी का जो सेल है उसमें पानी है, ठीक है। उसमें क्या होगा कि जब रेडिएशन पड़ेगा तो वो वाटर को तोड़ेगा। एक्सपोजर ऑफ
of exposure of cells to ion, exposure to cell exposure of cells, ठीक है, ऑफ ही रहने देते हैं। एक्सपोजर ऑफ सेल्स टू आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक सेल में जब आयोनाइजिंग रेडिएशन पड़ता है, हाई एनर्जी रेडियोलाइसिस होता है। रेडियोलाइसिस का मतलब हम जानते हैं कि हमारा जो वाटर है उसमें 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के होते हैं। ये टूटता है H+ और OH हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन में, ये बढ़ जाता है पॉजिटिव और OH ग्रुप तैयार होता है, ठीक है। ये आयन में कन्वर्ट करता है और इस प्रोसेस को हाइड्रोलाइसिस, वाटर को तोड़ना, या हम ये कह सकते हैं कि इसको हम लोग आयोनाइजेशन कहते हैं। क्यों आयोनाइजेशन कहते हैं? क्योंकि एक साइड पॉजिटिव आयन बना, एक साइड पॉजिटिव आयन बना और एक साइड निगेटिव आयन बना, चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट कर गया। वाटर जब था तो ये चार्ज नहीं था, तो H+ और OH रेडिकल्स में बढ़ गया। ये रेडिकल्स केमिकली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। तो हमारे बॉडी के अंदर के जो सेल है, हमारे बॉडी का जो सेल है, इस सेल के अंदर जो वाटर है, सेल के अंदर जो वाटर है, इस पर जब रेडिएशन पड़ता है, इस पे रेडिएशन पड़ता है, ठीक है। सेल के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में क्या है? वाटर। तो इस पे रेडिएशन पड़ेगा तो वाटर को तोड़ेगा, वाटर का हाइड्रोलाइसिस होगा, H+ और OH में ये ब्रेक कर जाएंगे, ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो H2O, ठीक है, ये हो गया। और ये जो बनेंगे ये हाईली रिएक्टिव होंगे। ये कैसे होंगे? हाईली रिएक्टिव। चलिए आगे आते हैं। हाईली रिएक्टिव होंगे, ठीक है। ये रेडिकल्स देमसेल्फ केमिकल रिएक्टिव होंगे और ये रिकंबाइन करेंगे, ये फिर जुटेंगे और प्रोड्यूस करेंगे सीरीज ऑफ हाईली रिएक्टिव कॉम्बिनेशंस को, जैसे कि सुपर ऑक्साइड OH2 या पैरी ऑक्साइड H2O2, या ये प्रोड्यूस कर देंगे ऑक्सीडेटिव तरीके से, ये डैमेज कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स को, सेल को। ये सेल के मेम्ब्रेन को फाड़ सकते हैं और सेल के ऑर्गेनल बाहर निकल जाएंगे। इसमें जो फ्री रेडिकल बनता है ना, वो बड़ा खराब होता है। प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स, जब टिश्यू एक्सपोज होता है एक्सेसिव रेडिएशन से, तो वहां जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, वो फ्री रेडिकल्स पानी को पहले क्या करेगा? डिकम्पोज करेगा। हाइड्रोजन अलग, OH अलग, है ना, H2 टूट गया, हाइड्रोलाइसिस हो गया। यहां पर देखिए हाइड्रोलाइसिस हो गया। दूसरे केस में क्या हुआ? ये केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 1 है, केस फर्स्ट, है ना। यहां पर भी लिखा हुआ है केस फर्स्ट। चलिए यहां पे हम लोग देख रहे हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में ये हो सकता है कि दूसरी संभावनाएं, संभावना नंबर 1 और ये है संभावना नंबर 2। वाटर पर जब रेडिएशन पड़ेगा तो वो हाइड्रोजन H2 और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भी टूट सकता है, और ये फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये खतरनाक होते हैं। पेरोक्साइड रेडिकल्स ऑन कंबाइन विद हाइड्रोजन, ये पेरोक्साइड रेडिकल फिर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना लेता है और फिर हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल बनता है। ये भी खतरनाक। और पेरोक्साइड, ये पेरोक्साइड रेडिकल बनेगा, ठीक है। ये फ्री रेडिकल अवेलेबल जो है, ये टिश्यू पे रेडिएशन पड़ने से जो बनता है, ये निकलेगा और सेल को एकदम इसमें तीर की तरह जाके इसके दीवार पे टकरा जाएगा, दीवार को फाड़ देगा, सेल के दीवार को फाड़ देगा। सेल का जो मेम्ब्रेन है, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, उसको फाड़ देगा, मर जाएगा। उसके बाद आगे आते हैं सेल की डेथ होगी। लेकिन
ये जीन म्यूटेशन किस तरह कराता है? रेडिकल के ही रिएक्शन है जो जीन म्यूटेशन ही कराते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जो डीएनए होता है ना, डीएनए देखिए यहां तक है, मेलेग्नेंसी ये सब लटर पटर सब दिया हुआ है, लेकिन समय है 1 मिनट, देखते हैं कहां तक खींच सकते हैं। चलिए ये तो बता दिया। रेडिकल रिएक्शन, फ्री रेडिकल जो बनता है वो टिश्यू पे जाएगा, हाई रिएक्टिव होता है। फ्री रेडिकल अटैक करेगा सेल मेम्ब्रेन को, ब्रीच इट, उसको फाड़ देगा। दूसरे साइड साइटोप्लाज्म से बाहर निकल जाएंगे सेल से, सेल के अंदर का जो पानी है बाहर निकल जाएगा और सेल धीरे धीरे मर जाएगा। धीरे धीरे क्या होता है, ऑर्गेनल बाहर निकल गया, मर गया। हाइड्रोक्सी फ्री रेडिकल जो OH कंबाइन कर जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, उसके बाद पेरोक्साइड रेडिकल बनाता है। फ्री रेडिकल रिएक्ट करता है